बहुत लंबे समय अंतराल के बाद फिर हमसे आप लोगों की मुलाकात हुई है। हाँ, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं? आ जाइए। लेट नहीं आना है ना, खास करके जब मेरा क्लास हो तो। निश्चित रूप से 1 मिनट भी विलम्ब नहीं आना है। समय से हो जाइए कल से आप लोग, जो लोग भी लेट आ रहे हैं। ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले भी जुड़ ही चुके हैं। आप लोगों का क्लास शुरू किया जाए इस बार। पिछले बार हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। फिजिकल ज्योग्राफी ही देखो पढ़ने का चीज है ओरिजिनली। हर एक व्यक्ति को फिजिकल ज्योग्राफी सीखना चाहिए। माना कि थोड़ा टफ है, लेकिन टफ है तो आप उसी को सीख करके अच्छा भी कर सकते हो ना। कब कब छोटी छोटी बातों को सीख करके और इतना बड़ा काम पर सफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, कठिन है। उसमें सोचना पड़ता है चीजों को, और आपको एक मैप डायग्राम में बांधना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब बहुत कम समय है आपके पास, और प्री को बहुत टारगेट करके पढ़िए। ठीक है। जो लोग भी अभी भटके उठके हैं, थोड़ा सा मेंस उस टाइप का बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरा अनुभव है, मैं आपको उससे आपको साझा करूंगा कि अभी थोड़ा अब उससे बच जाओ। अब उसके लिए बहुत समय आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सब लोग 4-5 साल से पंचवर्षीय योजना में लगे हुए हैं, यही मेंस टेंस करते करते आज तक प्रिय नहीं निकला। और बीपीएससी का जो पहला प्राथमिकता है कि आप प्री पास करिए, उसके बाद ना कुछ करिएगा। तो अब समय, मई अब स्टार्ट हो चुका है, अगर ले लो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर यही कुछ दिन समय है। और इस समय में यदि धुन धुन के पढ़ेंगे आप, तो ही प्री हो सकता है, अन्यथा प्री नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन प्री में फेस करना है। और इस स्तर पर आपको प्री एग्जाम को बिल्कुल हल्का में नहीं आंकना होगा। दूसरा, बिना क्वेश्चन लिए मत पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका क्वेश्चन लेकर के ही पढ़ना है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो आप अपने साथ बहुत जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि बिना क्वेश्चन के आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ही तय करेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ आप तय मत करो कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। जो आता है वो पूछवे नहीं करेगा, क्या करोगे पढ़ करके आप। तो वही चीजों पर ज्यादा टारगेट करना है जिस अनुकूल क्वेश्चन जा रहा है। सबके सबके टेबल पर हर दिन क्वेश्चन जरूर रखा होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, सिलेबस एकदम जुबानी याद होना चाहिए, धड़ाधड़ पढ़ना चाहिए। कि देखो फिजिकल में से आज तक बीपीएससी ने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में, आपको जुबानी याद हो। इंडियन ज्योग्राफी का कौन कौन सा सेक्शन बीपीएससी टारगेट करके पूछ रहा है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। वर्ल्ड मैप से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, ये होना चाहिए। नहीं तो ये सागर मथने से थोड़े चलेगा। बहुत बड़ा मंथन है ना। पूरा 1 साल पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी तो भी आप नहीं सीख पाओगे। तो उस जब तक क्वेश्चन के ट्रेंड को नहीं पकड़िएगा, बहुत मुश्किलें हो जाएगी। और मैं पहला अटैक करता हूं कि आप प्री पास कर जाइए। प्री हर हाल में पास करिए, इस बार पास करिए, बहुत अच्छे से करिए। करिएगा उसके बाद ही मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो जितना साथ चल रहा है, ये तो फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस दोनों साथ चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा टारगेट करना है वो प्री को करना है। दोनों साथ तो क्लास चल रहा है, और क्लास तो साथ चलेगा, लेकिन आप डेरा पर जो स्टडी कर रहे हैं ना, वहां पर आपको प्री को अभी अटैक करना है। ठीक है। क्योंकि अभी मेंस सीखेंगे तो फिर थोड़ा धीमे धीमे हो जाएंगे। और जिन लोगों को अगर इन बातों पर लगेगा कि हाँ, यथार्थ नहीं बोल रहा था टीचर, तो फिर वो एग्जाम बताएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है। बीपीएससी में मेरा अनुभव यही है कि प्री कठिन है। अगर प्री आप निकालते रह रहे हैं तो मेंस हो ही जाएगा आपका। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मेंस बहुत बहुत सेलेक्टिव चीज है। अगर एक्सपर्ट आपको पकड़ा गया कि देखो इस टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन आता है, और उतना टॉपिक्स आप केवल पढ़ लिए, क्वेश्चन केवल पढ़ लिए ना, तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है। ठीक है। तो आज से हर हाल में 100 क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर बनाइएगा। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर बनाना है। एक मैं यूट्यूब पर भी एक बीपीएससी वालों के लिए एक 11:30 बजे एक सेशन शुरू किया हूं। आज तो क्लास नहीं लिए हैं, लेकिन जरूर उसको देखिएगा। उसमें टोटल क्वेश्चन जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ये लूसेंट ये सब टाइप का क्वेश्चन उस सेशन में नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन घर पे बना लेना है, रोज पेपर पढ़िएगा। पेपर भले जो भी मैगजीन पढ़ते हो, मैगजीन तो पढ़ना ही है, लेकिन पेपर पढ़ना मत भूलिएगा। कितना भी मैगजीन पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर छोड़ दीजिएगा, परीक्षा के कुछ प्रश्न आपसे खराब हो ही जाएंगे। तो पेपर एक बार डेली उलट लेना है और क्वेश्चन 100 को डेली बना लेना है, एकदम समझो आपका होमवर्क है। उसके बाद हम लोगों का काम करो, ठीक है। अभी प्री आपका अब थोड़ा सा नंबर ज़्यादा तेजी से बूस्ट करे, इसलिए हमने सोचा है कि पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ये सब टेक्निकल चैप्टर जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना ओशियनोग्राफी को, बिना क्लाइमेटोलॉजी को, बिना बायोज्योग्राफी को पढ़े हुए आप ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट भी पढ़ना है और आगे बिहार स्पेशल भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मेरे सेक्शन से ही आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलना है। जैसे देखो 3-4 चीज तो आपको बहुत ठीक होना चाहिए। सबको आज पुनः एक बार याद दिला दूं कि बीपीएससी ने जो नहीं अपडेट किया है वो सिर्फ हिस्ट्री को, इसमें कोई अपडेट नहीं है। हिस्ट्री में अभी भी आप देख लो कि बहुत अपडेट नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो इतिहास विषय से 25 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सही हो जाए, क्योंकि इसके प्रश्न का लेवल बहुत टेक्निकल अभी नहीं हुआ है। लगातार इधर भी जब से ट्रेंड चेंज हुआ है 64, 65, 66, 67, 68, 69, सब देख लो कि ये अभी भी अपने स्टेबिलिटी पर बना हुआ है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा ट्रेंड किया है उसने सबसे ज्यादा चेंज किया है, जियो में ले आकर के चेंज कर दिया। क्योंकि फिजिकल का क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसा डाल रहा है कि वही लोग बना सकता है जो कि बहुत मजा हुआ व्यक्ति है, नहीं तो इसका लैंग्वेज उड़ा दे रहा है। ज्योग्राफी में बहुत चेंजेज है। दूसरा, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपका बढ़ता जा रहा है। पहले इन्वायरमेंट की बहुत भूमिका नहीं थी। पिछले बार भी इन्वायरमेंट 7-8 क्वेश्चन था, इस बार भी 7-8 क्वेश्चन रहने का उम्मीद रहेगा। इन्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, ये इन्वायरमेंट और जियो मिलकर के 22 क्वेश्चन रहा है 69वीं बीपीएससी में। और यहाँ आप बिहार स्पेशल को, जो आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला पेपर है, बिहार स्पेशल पर काम करके रखो। 30 क्वेश्चन यहाँ से, साइंस को ठीक कर लेना है, 30 क्वेश्चन यहाँ से। साइंस बहुत बेसिक है, ये 2 चीजें बहुत कॉमन है अभी भी, ये 2 चीज में बहुत कॉमन है। देखिए कि साइंस में भी बहुत ठीक है, अभी बहुत ज्यादा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। साइंस खराब कब होगा ना बीपीएससी में, जब साइंस एंड टेक पूछने लगेगा, तब फिर विद्यार्थी के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी तो सामान्य विज्ञान पूछ रहा है, असामान्य विज्ञान पूछ रहा है, तो बहुत बड़ा ये मतलब गेम नहीं है। सामान्य विज्ञान आराम से निकल जाता है, ठीक है। अगर इन चीजों को आप 30-60 और यहाँ से 25 पकड़ लेते हो, 30-60-25 पकड़ लेते हो, तो आपका कितना 85, 85 क्वेश्चन आप इन 3 पेपर से कर लेना। बाकी यहाँ से आप ला लोगे, जोड़ लोगे, और लगभग मेरा आपके साथ 50 क्वेश्चन का पार्टिसिपेशन होगा प्री में। 50 क्वेश्चन में हम आपके साथ रहेंगे। ये एक तिहाई प्री मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। बस अच्छा से पढ़ना है, एक एक चीजों को पढ़ना है। 2 चीज लेके आइएगा, एटलस कंपलसरी है, हर दिन सबके पास एटलस होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास एटलस नहीं है, मतलब आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते रहूंगा और तुरंत कहूंगा कि अब एटलस निकाल लो, सोच करके नहीं बोलता हूं ना। जब चीजें आ गई तो वहां से कहेंगे कि अब एटलस में चलते हैं। और एटलस बहुत बड़ा एक सागर है, जितना मथिएगा उतना ही उसमें से इंफॉर्मेशन निकलेगा। जो एटलस को नहीं जानता है उसमें शहर, सिटी, राजधानी पड़ता है, यही पड़ता है ना। लेकिन जो एटलस को थोड़ा जानता है वो थोड़ा ज्यादा गहरा जाता है, जो और बेहतर जाता है और गहरा जाता है। तो जितना मथिएगा उससे चीजें निकल करके आएंगी। बातें हमारी इंडियन ज्योग्राफी पे होनी है कि हम आज आपसे इंडियन ज्योग्राफी के साथ जुड़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में केवल यही नहीं पढ़ना है ना कि सर इंडिया का क्षेत्रफल क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया का राज्य कितने हैं, कौन से राज्य कहाँ है। केवल ये चीजें ही नहीं सीखनी है, बल्कि हमको इंडिया का फिजियोग्राफी सीखना है। जिस विद्यार्थी को इंडिया का फिजियोग्राफी समझ में आ जाए, उसको इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजियोग्राफी समझ रहे हो ना, कि इंडिया का भूभौतिक निर्माण कैसे हुआ, आखिर भारत देश बना कैसे, हम लोग कहां से टूट करके आए, कौन सा खंड कैसे बना। जैसे ही आप इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ना शुरू करोगे, वहां से आपको आयरन बेल्ट निकल जाएगा कि देखो सर इस प्रकार की चट्टानें जब निर्मित हो रही थी, रॉक्स बन रहे थे, तो इसी जो है कुडप्पा धरवार रॉक से, इसी धारवाड़ या कुडप्पा रॉक से आयरन का फॉर्मेशन हुआ। तो जहां कुडप्पा का रास्ता पकड़िएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पकड़ के ले जाएगा कि इस क्षेत्र में आयरन बने हुए हैं।
सीधी बात है। जैसे ही आप आकर के पढ़ लेना कि अच्छा ये प्लेटू का रीजन्स बन रहा है, यही प्लेटू क्षेत्र है, इन प्लेटों में देखो कहाँ कहाँ कोयला बेल्ट बना हुआ है, तो कोयला बेल्ट का भी एक खास बेल्ट है। ऐसा थोड़े है कि एक यहाँ है और एक ले जा करके कहीं और बनाया है, एक कहीं और, कहीं नहीं है, वो एक बेल्ट में है, पूरा एक बेल्ट में है। कैसे वो बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इस चीज को सीखना है। सतपुरा कैसे बन गया, विंध्यन कैसे बना, कैसे जो है गिर पर्वत का निर्माण हो रहा है, कैसे मांडवी पर्वत बन रहा है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस युग में हिमालय बना था, चीजें यहां आकर के समझनी है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इतनी गहरा पढ़ने के लिए ठीक हो तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं रहता है। दो चार लोग अगर शिकायत भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि चीजें मैंने गहराई से समझा दी जाए। अब देखो काली मृदा तो बहुत पढ़ते हो आप ना, काली मृदा से हर बार एक क्वेश्चन बीपीएससी लगाता है, लेकिन जो विद्यार्थी अगर समझ लिया कि काली मृदा बेसाल्टिक बेसाल्टिक सॉइल से फॉर्मेशन हुआ है, उसका कहां से, तो डक्कन प्लेटू में, डक्कन प्लेटू जब रीयूनियन पर स्टेबल हुआ तो उसमें बेसाल्टिक मैग्मा का प्रवाह हुआ, और वो बेसाल्टिक जो है मैग्मा में इरप्शन होकर के उसमें से, और वहीं से काली मृदा का निक्षेप हुआ है। अब उस विद्यार्थी को काली मृदा समझने की जरूरतें नहीं है, यादें नहीं करेगा कि महाराष्ट्र जो है उत्तरी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का खंड गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उसको इतना क्षेत्र यादें नहीं करेगा। वो सीधे जानता है कि दक्कन वाले क्षेत्र में इसका फॉर्मेशन हुआ है, तुरंत एग्जाम में मार देगा कि दक्कन के केंद्र में कौन है भाई, तो महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा होगा ये महाराष्ट्र में, रटने से बच जाएगा। ये चीजों को सीखना है आपको, समझ रहे मेरी बात? अब सीधे बताओ कि विंध्यन कैसे फॉर्म हो चुका है सर, मैंने विंध्यन कैसे बना, कोई बताएगा? अभी उस स्थिति में आप नहीं हो, क्योंकि अभी हिमालय भी आप नहीं बता पाओगे कि हिमालय कैसे फॉर्म हो रहा है, आखिर ये बंगाल के खाड़ी कहाँ से बन गए और अरब सागर कहाँ से बना, फॉर्मेशन इसका सीखना है। ठीक है, आखिर बंगाल के खाड़ी, जो चीजें इंसान को नहीं आती है ना, उसको क्या करता है, भगवान पर टाल देता है, ये प्रकृति ने बना करके दे दिया। किसी को प्रकृति से कोई लड़ाई है? अरे कोई झगड़ा नहीं है, आप तुरंत फिट हो जाओगे कि सच में प्रकृति ने इसे फॉर्म किया है, और धन्य है आप ब्रह्म कि आपने इसको फॉर्म करके दे दिया हमें, कि हम आज ठीक हो रहे हैं। ठीक है, जबकि अब आपको सीख लेना है कि सर कैसे कैसे ये चीजें बनी है, कैसी चीजें बनी है, कि कैसे विंध्यन जो है पुशबैक का परिणाम है, वो पुशबैक कैसे हुआ था, कैसे टक्कर के बाद ये पुशबैक हुआ, ये सब चीज आपको सीखना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक बात आपसे इंडिया का कर लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। पहले बेसिक बातें इंडिया में थोड़ा कर लेते हैं, फिर फिजियोग्राफी की दुनिया में आपको लेकर के चलेंगे। देखो इंडिया, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके नाम के साथ भी विवाद है, ये लिखने का चीज नहीं है, बस थोड़ा सुन लो। इंडिया के नाम के साथ भी थोड़ा सा, आज देखते हो ना लगातार भारत में चल रहा है कि इंडिया नहीं, भारत का नाम भारत होना चाहिए, और कुछ तो अनपढ़ टाइप के नेता आकर के ये भी बोलने लगते हैं कि ये इंडिया अंग्रेजों की देन है और अंग्रेजों के देन के नाम को समाप्त कर देना चाहिए। आज भी बहुत सारे उनके भक्त जो है तुरंत रोड पर निकल जाएंगे कि सच में अंग्रेजों के इस नाम को मिटा ही देना चाहिए। मतलब सच्चाई इस प्रकार की भावनाएं ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको कमीशन में जाना है तो इसको एक बेहतर सीख करके जाना। देखो हमारा हिंदुस्तान कैसे बना, ये नाम हिंदुस्तान कैसे आया? कहो, लोग कहेंगे कि सर यहाँ हिंदू का वास है इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। बिल्कुल गलत तर्क है साथियों, बिल्कुल गलत तर्क है। ये हिंदुस्तान नाम आया कहाँ से? तो ये पार्सियन लोगों ने दिया है। किसने दिया है? पार्सियन। पार्सियन, पर्सिया कौन? ईरान को पर्सिया बोलते हैं, वही पर्सियन है ना। पर्सियन लोग भारत आए तो उन्होंने सिंधु को सिंधु, पर्सिया में स को ह से उच्चारण किया जाता है, फिर वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, और जो हिंदू उस सिंधु के नजदीक में रहते थे उन्हीं को क्या बोला जाने लगा? हिंदू। अब देखो आर्य सभ्यता उद्गम कहाँ से हो रही है सर? तो इसी सिंधु क्षेत्रों से तो हो रही है। कल हमने क्वेश्चन लिया यूट्यूब पर, उसमें देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्य सभ्यता का उद्गम कहाँ क्षेत्र में है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कहाँ से? सिंधु से हो रही है, पंजाब क्षेत्रों से हो रही है, तो वहां से हिंदू शब्द तो आ गया। आर्यावर्त, तो ये तो सामान्य है कि आर्यों का निवास स्थली है आर्यावर्त। ठीक है, तीसरी बातें जो सीखनी है कि इंडिया शब्द किसने दिया इसे? तो इंडिया शब्द दिया है अलेक्जेंडर के समय का ये शब्द है। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हो रहा था उस समय, जब यूरोप के साथ भारत का व्यापार था ना, तब वो इंडिया शब्द को दिए थे। इतनी प्राचीन शब्द है इंडिया। और भारत तो आप जानते हो कि वह शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र यशस्वी भरत के नाम पर इस देश का भारत नाम पड़ा, जो भरत और पुरु दोनों कबीलों के मिलने से एक संयुक्त जनपद बना था, कुरु जनपद हरियाणा के पास, पता है ना। उसमें भरत और पुरु
दो कबीले मिले थे, एक भरत और दूसरा पुरु, दोनों के मिलने से बना था कुरु। और वही कुरुओं का जो क्षेत्र है जहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ महाभारत की घटनाएं घटी थी। ये नाम के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरी चीजें जो भारत के साथ पढ़ने के लिए आती है कि भारत का एरिया आ जाता है पढ़ने के लिए कि सर भारत का पूरे विश्व में स्थिति क्या है, वर्ल्ड में हमारा स्थिति क्या है, वर्ल्ड में हम कहाँ हैं, वर्ल्ड में हर मामलों को देख लेना कि वर्ल्ड में हम कहाँ हैं, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया में भी और पॉपुलेशन जनसंख्या में भी, ठीक है। पॉपुलेशन तो आपको पता है, सब लोगों को लगभग पता है, लेकिन पता होने के बाद क्वेश्चन क्यों छूटता है इस पर चर्चा जरूर कराएंगे आपको, ठीक है, कि आप जो पता करके आए हो उससे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। तो इतना तो सबको पता है कि इंडिया का 7th रैंक है सर, माने सब लोग यहाँ पहुंचने के क्रम में ये बातें तो सब लोग सीख के आ रहे हो कि इंडिया का कौन सा रैंक है, 7th रैंक है। और ये 7th रैंक कितने कितने प्रतिशत एरिया के साथ है, 2.46% एरिया के साथ हमने कवर किया है, कितना को, 7th रैंक एरिया में प्राप्त किया है, क्षेत्रफल में प्राप्त किया है, 7वें स्थान को प्राप्त किया है, क्षेत्रफल में 7वें स्थान को प्राप्त किया है, ठीक है सबका। थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू कर लो मेरे भाई, यानी हमारा अब ये एरिया है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 2,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फटाफट इसी को अगर मिलियन में दे दे, इसी को मिलियन में दे दे तो आप मिलियन में कन्वर्ट कर लोगे ना, इसको कैसे कन्वर्ट कर लेते हो, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, फटाफट कैसे लिख लेंगे कि 3.28 मिलियन है ना, मिलियन होगा भाई, 32 लाख, ठीक है। इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लेना है अगर मिलियन में दे तो। दूसरी बात है, अब जब हम 7वीं पढ़ ही लिए तो इस 7 तक पहुंचने के लिए, 7 तक पहुंचने के लिए ये ऊपर कौन से हैं, तो सबसे ऊपर नंबर 1 क्या है, रसिया, सबसे ऊपर कितना है, रसिया। अब रसिया के एस्पेक्ट में आपको सीखना है ना कि रसिया हमारे क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है। एग्जैक्ट रसिया को याद कोई मत करना, नहीं तो किताबों में नेट पर सब सोर्स है कि रसिया कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, वो याद नहीं रखना है। रखना क्या है कि आपको एक राउंड फिगर याद रखना है कि हमसे मोर देन 5 टाइम्स बड़ा है रसिया, मोर देन 5 टाइम्स बड़ा है, 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है रसिया, मोर देन 5 टाइम्स बड़ा है रसिया। सब लोग याद रखना इसको, मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बड़ा है ये, 5 गुना से ज्यादा बड़ा है रसिया। दूसरा आता है कनाडा, कनाडा, कनाडा का भी क्या हालात है, तो ये अप्रोक्स जो है अप्रोक्स 5 टाइम्स बड़ा है, ये अप्रोक्स 5 टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स बड़ा है इंडिया से। थर्ड कौन सा है, चाइना, थर्ड क्या है, चाइना, थर्ड चाइना, मोर देन 3 टाइम्स है, मोर देन 3 टाइम्स है, मोर देन 3 टाइम्स है, ये हमसे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है आपका चाइना। फोर्थ क्या है, हाँ यूएसए है, ये भी अप्रोक्स 3 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। नेक्स्ट क्या है, अब ब्राजील, नेक्स्ट क्या है, ब्राजील, नेक्स्ट क्या है, ब्राजील, आगे ऑस्ट्रेलिया, आगे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। एक नीचे जाकर के जरूर देख लेना, नीचे कौन सा है, अर्जेंटीना, नीचे है अर्जेंटीना, नीचे हमसे अर्जेंटीना है, नीचे अर्जेंटीना है। बस ये 7 नाम ऐसे करके आपको याद कर लेने हैं कि इंडिया का एरिया वाइज वर्ल्ड में रैंक क्या है, 7th रैंक पर हम, कितना हमारा क्षेत्रफल है उसमें 2.46% है, इसमें सबसे नंबर 1 पर है रसिया, रसिया बड़ा कितना है हमसे, मोर देन 5 टाइम्स। कनाडा कितना बड़ा है, मोर देन 3 टाइम्स बड़ा है। चाइना कितना बड़ा है, मोर देन या जो है 3 टाइम्स, ये भी बड़ा है। और यूएसए अप्रोक्स 3 टाइम, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना, इंडिया और अर्जेंटीना। दिक्कत है तो सो के नहीं पढ़ना होता है मेरे क्लास में, कुछ आदमी सोया रहता है, ऐसे क्यों करते हो आप लोग बताइए, एक्टिव रहना होता है, ठीक है, नहीं तो फिर हम बुलवाने लगते हैं, आवाज दिलवाने लगते हैं कि कुछ बोलो। वॉइस बहुत कम आ रहा है, जी हाँ, अब वॉइस ठीक है, ठीक है वॉइस। अब देखो ये पेड वाले बैच में धीरे धीरे बोलते हैं, यूट्यूब पर जोर से बोलते हैं, ठीक है, हाँ
क्योंकि उस पर जोर से नहीं बोलते हैं तो उस पर लड़का समझता है कि ये नहीं है, और इसमें ज्यादा तेज बोलेंगे तो आप लोगों को बाउंस हो जाएगा। और यूट्यूब MCQ होता है, दोनों में मेरा 2 वॉइस निकलेगा, आप यूट्यूब पर सुनना डेली, वहाँ अलग चेंज हो जाता है और इस क्लास में अलग रहता है, क्योंकि आप मेहनत से पैसा देकर के आए हो ना। अच्छा, आप लोग भी बहुत लोग फ्री आए हैं, कोई बात नहीं, अपने ताकत से पहुंचे हो। हम्म। क्षेत्रफल में तो ठीक हो गया ना, ठीक हो गया क्षेत्रफल। चलिए थोड़ा सा पॉपुलेशन देख लेना, थोड़ा सा पॉपुलेशन देख लेना कि पॉपुलेशन का क्या हालात है, पॉपुलेशन का क्या हालात है, पॉपुलेशन का क्या हालात है, ज्यादा नहीं देखना है। नंबर 1 क्या है हमारा, इंडिया। नंबर 1 इंडिया, इंडिया। सेकेंड नंबर चाइना, सेकेंड नंबर चाइना। थर्ड क्या है, थर्ड USA, थर्ड USA। पता है आपको ये थर्ड सिर्फ 34 करोड़ जनसंख्या को लेकर के थर्ड रैंक पर है। ये फर्स्ट और सेकंड के दौड़ में बहुत दूर तक शामिल नहीं है क्या। सिर्फ 34 करोड़ जनसंख्या को लेकर के USA थर्ड रैंक पर है, और हम लोग हाँ 142 करोड़ 78 लाख हमारी अप्रोक्स जनसंख्या है, 142 करोड़ 78 लाख। समझ रहे हो ना हम लोग USA से कितना बड़ा है। लेकिन यह है कि चैलेंज हम ही लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बहुत दिन से चाइना नंबर 1 पर था, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियां 2021-22 में बहुत सारे रिसर्च आए, इंडेक्स आया कि भारत 2026-27 तक विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। लेकिन ये भारतीय है, यहाँ तो चैलेंज को है कि नहीं है, हम लोग जो है दशरथ माझी की तरह स्वीकार करते हैं क्या। और देखो भारत ने 2023 में ही वो करनामा कर दिया जो विश्व वाले 227 की कामना कर रहे थे, नंबर 1 पहुंचा दिए। अब चाइना हमसे कंपटीशन कर रहा है, पता है कि नहीं आपको, कैसे कंपटीशन कर रहा है भाई। नहीं, 2 चाइल्ड पॉलिसी अब छोड़ ही दीजिए, 3 बेबी पॉलिसी लेकर के आ गया। 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड तो खत्म कर दिया, 2 चाइल्ड चला रहा था, अब कहा कि 3 चाइल्ड पॉलिसी रखेंगे, मतलब इंडिया को दबा देंगे। संभव है क्या। हाँ, भारतीयों में ताकत बहुत है, कैसे दबाएगा वो सब, हमको लगता है कि अब मुश्किल है। ठीक है, चलिए सुनो आगे हटा। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद इंडोनेशिया है, इसके जस्ट बाद पाकिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान है। लुल्ला लंगड़ा देश पाकिस्तान, 25 करोड़ अप्रोक्स जनसंख्या के साथ पाकिस्तान बना हुआ है, 25 करोड़ जनसंख्या के साथ पाकिस्तान है। ठीक है, 25 करोड़ जनसंख्या के साथ पाकिस्तान है। अगर डेंसिटी में देखोगे, डेंसिटी में देखोगे तो डेंसिटी में भी पूरे विश्व की डेंसिटी क्या है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व की डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है, 382। भारत का कितना है, 382, 382 है भारत का, 382 है। और भारत में भी हम बिहारियों का सबसे ऊपर है, 1106। हम बिहारियों की पहचान एक अलग है, 1106। हम बिहारियों का 1106 है, पता है। सुनो रुको, अब सुनो केवल, हम बिहारियों का 1106 है। सबसे कम किसका है, मिनिमम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। मिनिमम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना है अरुणाचल प्रदेश का भाई, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टेट में आकर के बाद में हाथ लगाते हैं, पहले इसका एक दुनिया और देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना ठीक है सबको, आगे बढ़ो। अब देखो ये सब चीजों को आपको सीखना है। जैसे ही सेटलमेंट वगैरह पढ़ने चले होगे ज्योग्राफी में, तो वहां चीजें निकल के आ जाएंगी कि सर ये गांव कैसे हुआ, प्रवसन कैसे हो रहा है, पलायन जिसको आप बोलते हो, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, जनसंख्या के लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है, ये सब ज्योग्राफी में ही पढ़ना है ना। जनसंख्या बढ़ने के एक कारण तो है नहीं, अनेक कारण है। एक कारण से बढ़ा है, एकदम एक कारण से नहीं बढ़ा है। कौन कारण रहे होंगे, हाँ ये कहिए केवल जो है लोगों को इलिटरेसी, अशिक्षा कारण रहा है। केवल अशिक्षा जनसंख्या को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया रे माही मेरे भाई, समाज की रूढ़िवादिता ने भी बढ़ाया है। समाज की रूढ़िवादिता ने भी बढ़ाया है कि पुरुष प्रधान समाज जो बनते जा रहा है, इसकी प्रवृत्तियों ने तो लोगों को बढ़ा दिया। 4-5 बेटियों के बाद भी एक बेटा के इंतजार करने में 7-8 बढ़ा दिया।
वही घटनाएं घटी ना। दूसरा, समाज में, घर में बहुत सारी ऐसे ग्रामीण कंसेप्ट थे जो कि बढ़ा दिया। भाई भाई में कंपटीशन हो गया, इस बात तुम लोग नहीं जानता है। भाई भाई में कंपटीशन हो गया था जनसंख्या बढ़ाने के लिए। एक भाई को 4 बेटा, एक भाई को 2 बेटा। अब घर में जो दादी माँ होती थी ना पहले, वो जिसका 2 है उसके वाले पत्नी को कहती कि अरे बाप, तुम सोचती काहे नहीं है, पागल हो गई है रे, उसका 4 तुम्हारे 2 को बहुत मारेंगे और तुम्हारा 2 जीवन भर होएगा। तो तुम एक काम करो, कुछ भी करो लेकिन उससे बराबर या एक उससे ज्यादा कर लो। अब इसके स्ट्रेस, इसका प्रेशर ने जनसंख्या बढ़वा दी। हाँ, पूछना घरों में जाकर के, आप मैच्योर्ड लोग हैं ना, पूछना पूछना आप जाकर के मम्मी लोगों से, पापा लोगों से, एकदम बेधड़क बातें करो इन चीजों पर कि ऐसी घटनाएं हो रही थी क्या। लोग बताएंगे कि हाँ सच में ये घटनाएं थी। घर में प्रोत्साहित किया जा रहा था कि बराबर कर लो भाई के, नहीं तो इसको हिस्सा नहीं देंगे, बहुत मारेंगे। ये जनसंख्या बढ़ा दिया ना। दूसरा, जनसंख्या का एक रीजन से, अब ये साइंटिफिक चीजें हैं, जनसंख्या डेंसिटी जो है, एक देखो एक खास क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक खास क्षेत्र में ज्यादा बढ़ा हुआ है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र को कंप्लीट देख लो, देखो तो इतना इधर कितना कमाल का बढ़ा हुआ है सर। पूरा दिल्ली से इधर हो जाओ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है कि नहीं है? पता है आपको, 1/3 से ज्यादा खींच दिए हैं यहीं पकड़ के, 1/3 से ज्यादा खींच दिए हैं। सीधा है 28 करोड़ उत्तर प्रदेश और 13 करोड़ बिहार। 28 करोड़ आ रहा है इंटरनेशनल सर्वे में, बता रहा हूं आपको। जो अंतरराष्ट्रीय सर्वे जो जोड़ करके टोटल 142 हम लोग का पहुंचाया, उस सर्वे ने उत्तर प्रदेश को कितना माना? 28 करोड़। बिहार को कितना माना है? 13 करोड़। 2011 की जनगणना में तो बिहार अभी 10 करोड़ है ना। तो हम उस सर्वे पर बात कर रहे हैं, करंट वाला जो आ रहा है। तो ये देख करके जोड़ना, 1/3 से ज्यादा यही लोग खींच दिए। क्यों खींच दिए भाई? केवल इधर के लोग थे। कहना कि सर एक देखो, इधर की लैंड बहुत फर्टिलाइज लैंड है, बहुत उपजाऊ भूमि है। इधर की भूमि कितनी उपजाऊ है? उपजाऊ भूमि है तो घर में खाने को मिल जाता था, तो फिर किसी को कोनो दिक्कत है जी बाल बच्चा से? दिक्कत तब ना है जब खाना नहीं मिलेगा। तो लोग धान गेहूं अपना घरे उपजा लेते थे, कंसेप्ट देते थे कि क्या हो गया बुतरुआ, सब धीरे धीरे खाओ के इसी में पोसा जाएगा, अब पोसा जाएगा तो बड़ होगा तो अपना कमा उमा के जिएगा सब। ये कंसेप्ट आ गई गाँव में। अब बुतरुओं की संख्या बढ़ गई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर, इस पर काम करेंगे कि देखो मनोरंजन का अभाव रहा। दिन भर खेती में काम किया, शाम में आया फिर थका हारा आकर के घर में ही सूता, कोई मनोरंजन नहीं है उसको, तो क्या करेगा? तो फिर इससे भी जनसंख्याएं विस्फोट कर गई। बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारे इसके कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। सब चीजों को मैं आपको इसलिए इतना बोल देता हूं ना मेरे भाई, कि आप लोग थोड़ा इस पर सोचना, चेतनशील प्राणी बनना। जब तक सोचना नहीं आएगा ना आपको, तब तक बहुत मुश्किलें हो जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप चीजों को सोचिए, चीजों को सोचिए, चीजों को सोचिए। ये तो पुराना मैप डाउनलोड हो गया है। चलो यहाँ पुराना मैप है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नया मैप बना देते हैं, इसको नया मैप बना देते हैं। ठीक है, ये नया मैप हो गया। यही अपना प्यारा सा देश भारत, प्यारा सा देश भारत। एक बार इस प्यारे देश का थोड़ी सी बातें आपसे, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बाहर बाहर। तब फिजियोग्राफी पर हम कल से आपसे बात करेंगे मेरे भाई, कि इसका फिजियोग्राफी क्या रहा है इंडिया का। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कर लेना वही फिजियोग्राफी पर, कि आपको इंडिया का निर्माण समझ में आ जाए। ठीक है, जब तक वो नहीं आएगा, कितना भी इन सब चीजों को रट ले, याद कर ले, कोई फायदा नहीं है। इंडिया का एक चीज तो लेटीट्यूड और लंगिट्यूड, लेटीट्यूड और लंगिट्यूड, दो चीजों पर बात करनी है। किस पर किस पर? लेटीट्यूड पर और लंगिट्यूड पर, लेटीट्यूड और लंगिट्यूड, लेटीट्यूड और लंगिट्यूड। हम विस्तार इसी से मानते हैं ना, कि विस्तार कैसे हुआ है। तो हमारा इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अक्षांश और देशांतर मैं खुद आपको पढ़ाया था, आप लोग याद रखे हो कि भूल गए हो? याद है पक्का? कुछ पूछा जा सकता है ना आपसे?
आए, अरे पूछा जा सकता है कुछ उन बातों में से उठा के। हाँ, अगर अनुमति हो तो दो चार क्वेश्चन मैं दागू। हाँ सुनो, पहली बात, और इसी अक्षांश और देशांतर पर दो चार शब्द हम आपसे बात कर लेंगे। सबसे पहले यही बताना कि अक्षांश कहते किसको है क्या अक्षांश? हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग शब्दशः याद किए हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। सुनो, जिसको नहीं आता है याद रखना, एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है ये? एंगुलर डिस्टेंस है। अंग्रेजी में क्या बोल देना था कि सर ये एंगुलर डिस्टेंस है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है, और जो इसे मिलाने वाली लाइन है वह अक्षांश से रेखा है। हम अक्षांश से अध्ययन करते हैं किसका? डिस्टेंस का। किसका अध्ययन करते हैं? डिस्टेंस का। अक्षांश से किसे प्राप्त करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? डिस्टेंस का। दिक्कत है? इससे डिस्टेंस का अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, इसी से डिस्टेंस का अध्ययन करते हैं। देशांतर क्या है? हाँ, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। दिक्कत है? बोल काहे नहीं रही है? मुंह में दही जमा के नहीं बैठना है, ठीक है? हाँ, बोलते रहना है, उसको बोले हैं, उन्हें बोले झगड़ा ही नो। हाँ चलो। सुनो, बोलते रहना है, झगड़ा करने में सब इतना चिल्लाएगा कि ये पीजी के बाद वो पीजी में सुना देता है। सब लड़की सब हॉस्टल में है कि नहीं है? हाँ, ये हॉस्टल के बाद वो हॉस्टल तक पहुंचा देता है, इतना झगड़ा करता है, माहौल बन जाता है। एक लड़की झगड़ा करेगी तो मोहल्ला भर के जान जाएगा कि आज हुआ है कि नहीं है। छोड़िए, तो यहाँ बोलो, क्लास में बोलो। ये किसको बोलते हैं हम लोग? ये क्या खींच रहे थे भाई? देशांतर को। देशांतर क्या है? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। डिफरेंस बता देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या कह देना कि सर अक्षांशीय रेखाओं में लेटीट्यूड लाइन में सिर्फ एक लेटीट्यूड लाइन है 0 डिग्री, जो पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में विभाजित करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। दिक्कत है? जबकि प्रत्येक देशांतर रेखा इच लॉन्गिट्यूडनल लाइन इस सेपरेट करती है, विभाजित करती है दो बराबर गोलार्धों में। किसी को पकड़ के काट दो, दो बराबर गोलार्धों में विभाजित कर देगी। करती है कि नहीं? घर कहते कि जाकर के प्याज व्याज काट करके भी समझ लेना, अक्षांश देशांतर उससे भी समझ में आ जाता है। आ जाता है ना? हाँ। दूसरी बात है, अब इसी अक्षांश देशांतर को आज भारत के संदर्भ में पढ़ना है। अब कुछ बच्चे आ जाते हैं यहाँ एसडीएम डीएसपी बनने के लिए, वो इतना ही आ जाते हैं कह करके कि सर कितना कितना बकवास करेंगे। सर यही हम लोगों ने सीखा है कि बस ये 6.45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और अक्षांश से पहुंच जाता है 37.6 डिग्री तक, 6 डिग्री तक, 37.6 डिग्री तक पहुंच जाता है, यहाँ आ जाता है। तो कुछ लोग इस स्तर पर बात करने लगते हैं। दूसरी चीजें यहीं पर शिफ्ट होने लगती है कि देशांतर का विस्तार कहाँ है, तो 68.7 डिग्री से लेकर के और 97.25 डिग्री तक। ये तो किताब की बातें हैं, अब इसमें मेरा जो है स्पेशलाइजेशन कहाँ गया, एकदम नहीं है। अब आपको वहां घुस करके पढ़ना है सर, कि जैसे तुम लोग पढ़ता है ना चैनल, अब पढ़ते हो ना कि 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। व्हाट इज चैनल? ये चैनल क्या है? नहीं है? वही तो सीधे सीधे मतलब है, चैनल का अर्थ होता है क्या है सर? अक्षांश रेखाएं। चैनल का अर्थ कितना होता है? अक्षांश रेखाएं। और अंडमान निकोबार को कितने पार्ट में सेपरेट कर दिया गया है? कितने पार्ट में? जी नहीं सर, उसको 7 भाग में सेपरेट किया गया। देखो, 4 अंडमान और 3 को निकोबार में, 4 आ 3 7 भाग। हाँ एकदम नहीं, उसको मैं एक एक चीज इसीलिए तो पढ़ाने आया हूं कि मैंने ली ओनली कुछ नहीं, 7 भागों में बांट लिया। 4 भाग अंडमान पर और 3 गो निकोबार पर, 4 आ 3 7 गो। इस स्तर पर चल के आप अपना नोट्स भी बना लेना, और यहीं से हम लोग पढ़ना भी शुरू करेंगे। तो आज लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई, ठीक है? चलो। तो यही हमारा है, कौन सा? हम्म भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न पॉइंट है कौन सा साउदर्न पॉइंट?
हाँ, इंदिरा पॉइंट, एकदम आसान सा नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री पर है? हाँ, 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ है ना। जबकि मेनलैंड कहाँ है? यहाँ, यहाँ कौन सा जगह है? केप कमोरिन, केप कमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। केप कमोरिन, केप कमोरिन या फिर इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। स्टेट कौन सा है ये? तमिलनाडु या तमिलनाडु में। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु या तमिलनाडु। ठीक है, चलो, स्टेट है तमिलनाडु। कितना डिग्री से शुरू होता है तमिलनाडु में ये? कितना डिग्री से? हाँ, 8.4, 8.4 मिनट, 8.4 मिनट। ये मेनलैंड शुरू हो रहा है, कहाँ तक है? यहाँ तक। सबसे सबसे उत्तरतम यानी नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? नॉर्दर्न पॉइंट क्या है भाई? हाँ, ये इंदिरा कॉल है, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है। कहाँ? लद्दाख में। कहाँ है ये? लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न में है इंदिरा कॉल। और स्टेट कौन सा है? लद्दाख के स्टेट में है। कौन सा राज्य है इसका? लद्दाख में है। किस स्टेट में? लद्दाख में है। नॉर्थ साउथ मेनलैंड की लंबाई कितनी है? नॉर्थ साउथ इस मेनलैंड की लंबाई कितनी है इंडिया में? हाँ, हाँ, 3214, 3214 किलोमीटर के मेन लाइन की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जबकि जबकि ये देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है साथियों? तो देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री पर है? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट में है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के कितना डिग्री पर? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पर, 97 डिग्री 25 मिनट पर है। 97 डिग्री ये 25 मिनट पर कितना लंबा है? 2933। लंबा कितना है ये? 2933, 2933 किलोमीटर लंबा है, 2933 किलोमीटर लंबा है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है किबिथु टाउन, किबिथु टाउन। कौन सा टाउन है? किबिथु टाउन। अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है किबिथु टाउन। और ये किबिथु टाउन, किबिथु टाउन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि दूसरा स्टेट, दूसरा यहाँ सा कौन सा पॉइंट है भाई? तो गुहार मोता। कौन सा है? गुहार मोता, गुहार मोता। हिंदी के किताबों में जो है गौर माता लिखा होगा। ये गुजरात का है। कहाँ पे है? गुजरात में है, यही गुजरात में अवस्थित है। तो मोटा मोटा इस टाइप की चीजें आपको एक फॉर्म में याद रखनी है। उम्मीद ये भी करते हैं कि सब लोगों को ये बातें लगभग याद होगी भी। बट हमने जब शुरू किया है तो मेरा दायित्व था कि आपको थोड़ा सा एक बार बता दे इसके बारे में। लगभग लोगों को ये यादें रहती है, याद है ना? इंडिया में कितने स्टेट और कितने कितने यूटी हैं? आए 28 राज्य और 7, कान काट देंगे। ये 7 पर अभी है। 8 है, कितने हैं? 8 है। 9 से 8 पर आए हैं हम लोग। कितने से कितने पर आए हैं? 9 से 8 पर आए हैं, 9 से 8 पर। पहले हम लोग कितने पहुंच चुके थे? 9। कब कब 8 कैसे हुआ है रे भाई? हाँ, 2020 में दादर नगर हवेली को किससे हमने जोड़ दिया? दमन द्वीप को। दादर नगर हवेली को हमने किससे जोड़ा है? दमन द्वीप को जोड़ा है। और अब हमारा कितना बन चुका है? 8 हो गया है। अब कितने हैं? 8 है। ठीक है सबका? चलो कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। इसमें आपको कुछ लिखने वाला हो तो फटाफट लिख लीजिए, बना लीजिए। हाँ, बता दीजिए। हाँ, पिग्मेलियन द्वीप के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है? नहीं, पाइसन नहीं, पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। पाइसन पॉइंट नहीं बोलते हैं, पिग्मेलियन। जी हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं उसको। इतना याद कैसे? हम तो सब सब्जेक्ट में हमको याद रहता है। हाँ, आपसे ये भी कहें कि यूट्यूब पर जरूर हमसे जुड़ना 11:30 बजे। बीपीएससी वाले शाम में जुड़ो या मत जुड़ो, क्योंकि शाम में छोटा का लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन 11:30 बजे दिन में पक्का जुड़ना। उसमें जो क्वेश्चन है सब यूपीएससी का और बीपीएससी का क्वेश्चन है। जो लोग नहीं देखा होगा आज जाके देखना।
कि एक भी हल्का उल्का क्वेश्चन नहीं लिया गया है उसमें, ठीक है। और आज थोड़ा ज्यादा व्यस्तता था इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाए, कल से कंटिन्यू रहेगा। चैनल का नाम भी नहीं जानती हैं? हे हरि राम कृष्ण गोविंद, ये चैनल का नाम नहीं जानती है। बुलाए अपने टेक्निकल टीम के लोगों को भाई, ये आपको आज तक चैनल आप तक पहुंचाया नहीं गया? उसी में तो आता है, इसी में तो आता है ये मिशन 50 IS, मिशन 50 IS, ठीक है। पर डे का मेरा 5 से 6 घंटे का क्लास पर डे का इस पर होता है, 5 से 6 घंटे का क्लास पर डे का होता है, ठीक है। एक आध घंटा नहीं है। अरे भाई तो आप लिंक के भरोसे आप लोग बैठे रहते हो। मान लीजिए कि वो लोगों को याद नहीं आया कि कौन ग्रुप में नहीं डाले, बहुत सारा ग्रुप है, 40 ग्रुप है, तो आप समय पहुंच ना जाइएगा खोज के है। अब इंतजार करता है कि प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अरे वो कब आएगा कोई जानता है जी? प्यासे को समंदर के पास पहुंचा दो, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा क्या? बात सही है कि नहीं? हाँ ठीक बोलते हैं। ठीक है आगे बढ़ाएं। अभी तो कुछ हम आपको पढ़ाए ही नहीं है, बस इसमें एक इंट्रो आपको दे दिया गया कि देखो इंट्रो है क्या मेरे भाई, इंट्रो इसका है क्या। अब इसी इंट्रो से आगे बढ़ करके आपने एनसीईआरटी को कितने लोगों ने सच बताला मेरी बातों को माना और एनसीईआरटी को पढ़ा? एक बार एक हाथ उठा, बाकी हाथ को क्या हो गए? 2 हाथ, ये तीसरा हाथ भी है। आपने भी किस क्लास तक? मेरे माई बाप 6 नहीं, पूरा पढ़ के रखना था। किसी ने नहीं पढ़ा 11 तक? अच्छा अभी 11 चल रहा है, बाकी लोगों को ये आवश्यक नहीं लगा, यही ना बात है। मेरे दोस्त ऐसा गलती मत करो, अगर गलती कर रहे हो तो उसको सुधार जाओ, एनसीईआरटी पढ़ जाओ। अब मेरी क्लासेज कल से आप बहुत अच्छा से तब समझोगे जब एनसीईआरटी आप पढ़ करके आओगे तो समझोगे, श्योर सी बात है, ठीक है, श्योर सी बात है। चले हटाए इसको, हटाए ना। अच्छा अब देखो इंडिया का एक मोटा मोटा स्टेटस आपको आज दे दे रहा हूं, एक मोटा मोटा स्टेटस थोड़ा सा ले लेना इंडिया का। देखो इसका फिजियोग्राफिक रिवीजन जो घर आपको पढ़ना है 11th क्लास की किताब में पढ़ लेना। 11th क्लास की किताब में बहुत अच्छा तरीका से इसको लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ना। हालांकि उससे चीजें नहीं क्लियर होंगी, चीजें तो हम ही क्लियर करेंगे, लेकिन कुछ शब्दावलियां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट आपको क्लू दे रहा हूं कि 11th क्लास में हमारा भारत और पर्यावरण एक किताब है, 11th क्लास ज्योग्राफी की किताब है, वो लिखने की क्या जरूरत है, हमारा भारत और पर्यावरण। उसको आज जरूर पढ़ लेना, उसमें इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन्स दिया हुआ है और समझाया भी है कि कैसे हमारे इस फिजियोग्राफिक रीजन्स का निर्माण हुआ था, ठीक है, कैसे टूट करके ये आए थे और कहां से ये बना हुआ है। एक क्षेत्र, हम कोई सा भी क्षेत्र उठा करके और आपके क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, कोई सा भी एक क्षेत्र उठा करके। सपोज आप देखो कि इंडिया का मेजर मेजर कितने पार्ट में, 3 भाग में विभाजन किया गया। एनसीईआरटी ने 5 भाग में किया, कुछ राइटर्स ने 3 भाग में किए हैं और कुछ ने 6 पार्ट में किया है। कुछ ने कितने भाग में? 6 पार्ट में किया है। लेकिन आप ओरिजिनली अगर 3 पार्ट पढ़ के रखते हो तो फिर कोई छूटने वाला है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वह मरुस्थलीय क्षेत्र पहले जलोढ़ मिट्टी हुआ करता था, पहले जलोढ़ मिट्टी हुआ करता था। कितने लोगों को पता है कि सिंधु नदी जो आज मकरान के तट पर अपना जल विसर्जित करती है, सिंधु नदी अरब सागर में कहां मिल रही है? मकरान तट पर। अरब और ईरान के पास, सॉरी पाकिस्तान और ईरान के पास एक कोस्ट है, मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट के पास अभी सिंधु घाटी का एग्जिट पॉइंट है। दिक्कत है? नहीं है। सुनो, पहले ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी यहां बहती थी खंभात के खाड़ी में,
पहले कहाँ थी? खंभात के खाड़ी में। और जब तक चीजें आप इस खंभात के खाड़ी से नहीं पकड़ोगे तो इंडिया का जियोग्राफी समझ में आएगा नहीं आपको। देखो खंभात खाड़ी से क्या हुआ सर, तो जैसे ही यहां हरियाणा में अंबाला कटक, अंबाला रिज, नाम सुना है अंबाला रिज, इंग्लिश में लिखा होगा कि हरियाणा में अंबाला रिज का उत्थान हो रहा है, दिल्ली रिज का उत्थान हो रहा है। तो जैसे ही इसमें उत्थान होगा, ये डेवलप करना शुरू करेंगे, कि सिंधु शिफ्ट होना शुरू करेगी। कहाँ? वेस्ट साइड में सिंधु शिफ्ट होना शुरू करेगी, वेस्ट साइड में। अभी जो हम लोग का मरुस्थल है ना, पहले ईरानी मरुस्थल का भाग हुआ करता था। ये गांवों में सुना है पहले कि दादाजी के समय खेती नदी के ए पार होता था, अब पुतवा के समय खेत ओ पार हो गया। ऐसा सुने हैं कभी? बहुत लोगों का खेत जी नदी के ए पार होगा, अब पता चलेगा एक जनरेशन नदी उसी के खेत में बह रही थी, अगले जनरेशन में खेत जो है ओ पार जाके निकल गया, नदिया ए पार आ गई। घटना यही हुआ है सिंधु के पास भी, तब ये बनता शुरू हो गया ना। ठीक है, तिब्बत का पठार देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन वो क्यों ऊंचा है, क्यों इतना कठोर है? ग्रेनाइटिक फॉर्मेशन है तिब्बत के पठार का। और तिब्बत के पठार के पास एक नोट मिलेगा, कौन सा नोट है? पामीर नोट। कौन सा नोट है? पामीर नट है, पामीर नट है, पामीर ग्रंथि है। और वो पामीर नट, नट किसको बोलते हैं? यही सब चीज एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा कि नट यानी ग्रंथियां है कहां, जो एक से अधिक पहाड़ों का जो संगम बिंदु हो, मिलन बिंदु हो, वही नट है ना, वही ग्रंथि है ना, ग्रंथि कहते हैं उसको। ठीक है, देखा ना, हर व्यक्ति की ग्रंथियां होती है, सब में, इंसान में भी ग्रंथि है कि नहीं है? बच्चे भी ज्वाइंट रहते हैं ना, बच्चा शिशु जब जन्म लेता है तो वही तो ग्रंथियों की बात हो रही है। तो इसके फॉर्मेशन में भी वही है। अब तुरंत एक बार आप पढ़ लेना पामीर ग्रंथि को, पामीर ग्रंथि को। अब देखो पामीर से किसका किसका उद्गम हुआ है भाई, पामीर के पास से बताओ कौन कौन कनेक्ट होता है। आज कुछ भी नहीं लिखवाएंगे, पक्का लिखवाने का काम तो कल से करेंगे। बहुत नहीं, हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी। और बोलो, और बोलिए, हिमालय में क्या, हिमालय में क्या? काहे नहीं पढ़ रही है तुम? हाँ, सुनो, ये जहां आप चलोगे ना, कि तुरंत आप जैसे ही किसी व्यक्ति को पामीर नट अगर कहा जाए कि सर पामीर नट, आपके दिमाग में खुल जाना चाहिए कि ये वही नट है ना सर जहां से हिंदुकुश, किरथार, सुलेमान, ये तीन तो वहीं से उद्गम हो रहे हैं, हिंदुकुश, सुलेमान और किरथार। सीधे वो चाइना की तरफ जाता है, तियान शान माउंटेन, हमने सुना है क्या? तियान शान माउंटेन, तियान शान माउंटेन, एक उधर लेकर के चले जाओ, और जस्ट जस्ट नीचे एक लेकर के आ जाओ काराकोरम वाले श्रेणी को, ट्रांस वाले का बता देता हूं ना, वो काराकोरम ट्रांस में है, तो फटाफट मिल जाएगा। जैसे ही ट्रांस पकड़ोगे तो काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, ऐसी लद्दाख में आता है कैलाश, लद्दाख का ही हिस्सा कौन सा है? कैलाश है। अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं विद्यार्थी कि सर लद्दाख पर कोई चढ़ नहीं पाया, क्यों नहीं चढ़ पाया? तो कारण पता नहीं है, तो कह देते हैं कि देखो लद्दाख पर अंतिम बार शिव जी दिखे थे, और जहां शिव रहते हैं वहां इंसान जा ही नहीं सकता है, इसलिए कोई लद्दाख पर नहीं जाता है, चढ़ने वाले मर गए। लोगों ने कहा धन्य है शिव जी, है कि नहीं है? कोई कोशिश करेगा? नहीं करेगा, जबकि उसके रीजन थोड़े अलग हैं, और ज्योग्राफी हर रीजन्स को समझा देता है। मैं एंटी एंटी रिलीजन्स व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि ज्योग्राफी में सारी चीजों को सुलझा दूं। अब चले जाओ पुरी में, पुरी देखा है ना, नाम सुना है ना पुरी का? हाँ, सोशल मीडिया के विद्यार्थियों, पुरी में रोज ट्रेंड करता होगा जो है फेसबुक पर, कि पुरी के मंदिर का पताका हवा के उल्टा दिशा में फहराता है। किसी को यकीन नहीं है तो जाके देख लो, धन्य है प्रभु की उल्टा दिशा में फहरवा देते हैं, है कि नहीं है? क्या क्या लॉजिक काम करता है वहां? सागर, ये समीर का नाम सुने हो? ओशियनिक विंड, नहीं नाम सुना? सागर, ये समीर कैसे बहता है सर? तो दिन के समय हवा के जो है सागर से स्थल की ओर बहता है कि नहीं बहता है? सागरीय समीर किधर बहेगा? हवा से स्थल की ओर। तो सागरीय समीर की भी एक हाइट होती है।
और वो मंदिर सागरीय समीप के उसका जो शिखर है उससे ऊपर बना हुआ है। तो सागरीय समीर के प्रभाव जब तट पर रहोगे तो दिखेगा कि ये सागर से किधर आ रहा है, जमीन की ओर आ रहा है, सागर से जमीन की ओर आ रहा है। जबकि जो वायुमंडलीय क्षोभ मंडलीय जो समीर चल रहा होगा सर, इस समीर की इस विंड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, सीधे चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आपको नहीं समझ में आया? आप देखो सागरीय समीर कहां बहता है, तो सागर से स्थल की ओर। किधर से किधर जाता है? सागर से स्थल की ओर। अब आप दिन में जब चले जाओगे सागर के तट पर तो वहां समीर की डायरेक्शन क्या होगा कि सागर से सीधे वो स्थल की ओर आ रहा होगा। अब मंदिर के पास तो वहीं लगेगा ना, सागरीय समीर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लेकिन जो वायुमंडलीय समीर होता है वो उसके रिवर्स होता है हर जगह, वो सीधे उसका उल्टा बह रहा होगा एक ऊंचाई के बाद, वो ऊंचाई वेरिएशन होता है, ठीक है, और वो उसके उल्टा बह रहा होगा। तो सागर वाले समीर के उल्टा में जब वायुमंडलीय समीर है तो पतखवा उल्टा में फहराएगा कि नहीं ऊपरवा। अब मेरे शरीर को मान लो कि हम ही हैं वो टेम्पलवा, टेम्पल है, और यहाँ सागरीय समीर का प्रभाव है, यहाँ वायुमंडलीय समीर का प्रभाव है, तो दोनों जगह दो तरफ फहरा जाएगा कि नहीं पता खा। सीधी कहानी यही है। और वहां ऐसे चलता है, हर चीजों में एक चीजें छुपी हुई हैं और जिन चीजों को ढूंढना है वो चीजें वही हैं। तो आप सबसे पहले तो हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण समझेंगे। अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दिल्ली देखते हैं यूट्यूब क्लास, बहुत थैंक यू भाई, यूट्यूब देखते हैं तो चलो सैल्यूट है तुमको। अब नौकरी ले लो, 21 तोप की सलामी लगेगी, ठीक है। हाँ पहले अधिकारी बनेंगे तब, अभी देखने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। सुनिए, सब बात को ऐसे मतलब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बाउंड्री इसलिए बांध रहा हूं ना कि जब तक बाउंड्री नहीं सजता है तो हमको मजा नहीं आता है, और मैं एक लेवल मेंटेन करना चाहता हूँ। फैक्ट्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें सब फैक्ट तो बनाना ही है, और जो फैक्ट्स हम पढ़ाएंगे वो नॉर्मल किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, कुछ कुछ शब्द मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस ने, ग्रीवाखंड किसे कहते हैं, ग्रीवाखंड किसे कहते हैं, ग्रीवाखंड का अर्थ क्या है? यूपी में जाकर के देखो, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में है कि ग्रीवाखंड क्या है। अब इतना अंदर घुस गया ग्रीवाखंड के लिए कि वहां तक विद्यार्थी पहुंच नहीं पाते हैं। समझ रहे हो ना? कैसे दून घाटियां बन गई, कहाँ वो द्वार बना, कहाँ दून बना, देख रहा है ना, कहाँ भाबर, ये सब चीजों को निकाल करके आपको चीजें निकाल करके लानी है। अब सबसे पहले पर्वतों में भारत का सबसे प्राचीन प्राचीन संरचना क्या है? भारत का सबसे प्राचीन संरचना क्या है? प्रायद्वीपीय भाग, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, सबसे प्राचीन संरचना है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? कोई तो बताएगा ना जिससे हमको आकलन लगे कि कितना तुम लोग घर पढ़ रहा है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? सुनो मेरे भाई, सीधा ये जानते हो ना कि सर कन्याकुमारी को एक तरफ तो पकड़ लेना है। क्या पकड़ना है? कन्याकुमारी पर। इसका शेप है क्या सर? तो रिवर्स ट्रेंगल की तरह है, उल्टा त्रिभुज की तरह है, रिवर्स ट्रेंगल, उल्टा त्रिभुज है। तो इसका शीर्ष तो पकड़ा गया कन्याकुमारी पर। यहां मिलेगा क्या? तो दो आधार होंगे, त्रिभुज नहीं देखा है तुम लोग? देखो यहां से यहां मिलेंगे क्या सर? तो इससे यहां दो आधार बन रहे होंगे, इसके दो आधार बन रहे होंगे, दो आधार बन रहे होंगे, इस टाइप का लेते हैं, ठीक है। तो शीर्ष तो हमने यहां कवर कर लिया। अब एक खंड कहां है? मेघालय के पास, कार्बो एंग्लोंग पठार मिला होगा, पता है कि नहीं?
आज सब एनसीईआरटी में भी लिखल है कि मालदा गैप कैसे बना, छोटा नागपुर गैप कैसे बना, इसलिए तो कहते हैं एनसीईआरटी एक बार पढ़िए। मालदा गैप पता है किसी को? मालदा भ्रंश नहीं, छोटा नागपुर भ्रंश। सर इसका एक विस्तार तो कार्बो एंगलोंग पठार मेघालय तक है, जबकि दूसरा विस्तार कहां तक है? नहीं, पोतवाड़ तक। पोतवाड़ हरियाणा में चलो पोतवाड़, पोतवाड़ बेसिन, क्या बोलते हैं उसको? पोतवाड़ बेसिन। अरावली तो इसका एक हिस्सा है मेरे भाई, जो गुजरात में पालमपुर से शुरू होता है और ये भी पोतवाड़ तक जाता था। 800 किलोमीटर का ये पर्वत था। ये तो एक हिस्सा है ना इसका। जो बताना चाहता हूं सुन लेना है मेरे भाई। एक तरफ यहां प्रायद्वीपीय खंड बना और दूसरा कंप्रेशनल फोर्स के प्रभाव से संपीड़नात्मक बलों के प्रभाव से हिमालयी खंड का निर्माण होना शुरू हुआ। हिमालयी खंड का निर्माण होना शुरू हुआ। देख रहा है ना, दोनों तरफ की संरचनाएं बनने लगी। बीच में अभी ये पूरा खाई, बीच में कोई अभी मैदान नहीं है। जहां हिमालय बना वो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको समझा रखा है कि यहां 33 सागर होता था। कौन सा सागर होता था? 33 सागर होता था। 33 सागर में जल था। अब यहां एक सागर है, इस सागर में इरप्शन होने लगा और सादीकरण सेडिमेंटेशन होने लगा। इस सेडिमेंटेशन का परिणाम क्या होगा कि उस सेडिमेंट पर जब कंप्रेशनल संपीड़नात्मक बल काम करेगा तो उसमें वलन शुरू हो जाएगा, उसी में वलन शुरू हो जाएगा। सीधी कहानी है सर। और जैसे ही 33 बनेगा कि इसका जलवा 2 भाग में बट गया, यही ना 33 सा, तो इसका जल इधर 2 भाग में बट गया, नहीं उठ जाता है। नदिया को भरेगा तो कुछ जल इधर छलक जाएगा, कुछ जल इधर चल जाएगा। देखो तो एक तरफ आकर के बना लिया है क्या, बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ अरेबियन सी। सीधी कहानी वहीं से फॉर्म हो रही है। दूसरा प्लेटों में संचलन है, प्लेटों में संचलन है। अब प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की एक पहली टक्कर जो हो रही है, पहली टक्कर हो रही है इससे, तो कहां टक्कर हो रही है? तो कार्बो एंगलोंग पठार वाला सबसे पहले कौन किनारा टकराया? कार्बो एंगलोंग पठार वाला, मेघालय वाला, सबसे पहले ये किनारा टकराया था, पता है ना? हाँ यही, हाँ जी, जी हाँ, हिमालय फॉल्ट माउंटेन है। निश्चित रूप से समझाएंगे कि सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है कि फॉल्ट माउंटेन है, वहां भी आएंगे। मैंने कब ब्लॉक बना, ब्लॉक किसको बोलते हैं हमको आ जाने दीजिए ना। कोई भी माउंटेन पहली बार में ब्लॉक माउंटेन नहीं बन जाता है, ठीक है, उसकी एक प्रोसेस होती है। मैंने एकदम आदत हो गई बताने की, सीधे छाल ही खाएं और भागते रहें, बाकी कौन खाएगा? वैसे थोड़े होता है। सोच रहा है कि इससे क्या मतलब, सीधे पढ़ाओ ना सर कि हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, 2400 किलोमीटर लंबा है, ये नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक है। इसमें ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां हैं। 4 भागों में विभाजित है, कश्मीर से लेकर के आ जाओ कुमायूं, नेपाल और असम। हिमालय ड्रॉप करो, आगे जो पढ़ाना है पढ़ाओ, इतना ही पर खुद से। इसमें कुछ भी नहीं है जितना हमने बोल दिया, और हिमालय के नाम पर इतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपको हमने बोल दिया। ये कोई मतलब है इस पढ़ाई का? इसलिए वो सब पढ़ाई का ट्रेंड हटा दीजिए, उन चीजों पे नहीं फंसना है, ठीक है? चलो, नहीं तो इतना तो कितना मजा आ रहा था सुनने में। क्या हो धुरंधर, दिक्कत है? हाँ बहुत, तुम गांडीवधारी है। चलो पढ़ो, लेकिन हाँ बहुत बहादुर आदमी है। सुनो, अब यहां देखो, सबसे पहला बात यही तो कारण ढूंढना है कि ये पेनिनसुलर पार्ट जो जाकर के पहला टक्कर मारता है नॉर्थ ईस्ट में। पहला टक्कर कहां? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और देखो नॉर्थ ईस्ट का शेप कैसा है हिमालय का, कि वो तो एक तो नैरो हो गया, संकीर्ण है कि नहीं है। दूसरा क्या स्थिति बनी, हाइट बढ़ गया। तो कोनो चीज देखता है, ट्रक जब जाकर के पहला धक्का मारता है तो क्या बनता है सर? तो पहला धक्का में मारता है कि नहीं? अगर ज्यादा टक्कर तेज हो तो पुशबैक भी होता है। पुशबैक सुना है कि नहीं सुना है? एक बार मारेगा फिर पीछे भी हट जाता है, नहीं हट जाता है? तो एक टक्कर मारा, अब पीछे हट गया, पीछे हटा।
दूसरा टक्कर आकर के लग गई यहाँ, लेकिन हल्की टक्कर थी। तो एक बार इधर घूम गया, अब घूमने के बाद अपना पीछे आ जाएगा, ऐसे बनेगा। और इस पुशबैक का परिणाम है कि यहाँ विंध्यन पर्वत फॉर्म हो रहा है, यहीं पर विंध्यन पर्वत का निर्माण हो रहा है। क्यों निर्माण हो रहा है? क्योंकि ये अग्रिम भाग है, यही सबसे आगे का भाग है, पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का अग्रिम भाग है। तिब्बत के उस प्लेटू से टकराया था। अब गड़िया टकराएगा तो दोनों का बर्नट फूटेगा कि एगो का? सीधे बात बताना है, दोनों का फूटेगा कि एगो का? दोनों का ना फूटेगा जी। तो यहाँ विंध्यन फॉर्म होने लगा था। अब विंध्यन को जैसे तुम फॉर्म कर लोगे तो विंध्यन की सारी चोटियां समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे सीखना है कि कैसे छत्तीसगढ़ बेसिन कैसे बना सर, महानदी बेसिन कैसे बन गया था, फिर पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे बना। पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत है? कागारनुमा पर्वत है, वो कागारनुमा संरचना है, कोस्टल स्ट्रक्चर है, कागारनुमा बना हुआ है वो। उसका फॉर्मेशन भी निश्चित रूप से अलग ही अलग फॉर्मेशन है। सबसे बाद में बना क्या? सबसे बाद में क्या बना? सबसे बाद में क्या बना? तो भारत का जो है ये गंगेटिक प्लेन है, भारत का गंगेटिक प्लेन है। गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का मैदान। और पूरा मैदानी क्षेत्र भारत का कहां से कहां तक का है? तो पूरे सिंध से, सतलज से लेके लो, सतलज से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक का। सबसे बात यही बना। कैसे बना? कैसे बना है सर? ये भी सेडिमेंट से बना है, ये भी सेडिमेंट से बना है। किसके अवसादीकरण से? हाँ, नदियों के द्वारा। जो हिमालयी रिवर्स हैं वो अपने साथ अवसादों को, सेडिमेंट को लेकर के आई और उसका यहाँ पर निक्षेपण किया। निक्षेपण के बाद इसका निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये फिजियोग्राफी का शुरुआत ऐसे करना है कि चीजें समझ में सबको आ सके, सब लोग अच्छे से कर सके। यही तो बताए कि ये कगार नुमा संरचना है, इसको सब समझाएंगे ना जी कि ये कगार नुमा कैसे बना। ये पूर्वी घाट पता है आपको कहां तक है? रेंगमा पहाड़ी तक पूरे पूर्वी घाट का क्षेत्र रहा है। रेंगमा पहाड़ी तक पूरे पूर्वी घाट का क्षेत्र है। रेंगमा घाटी पता है ना कहाँ? असम में। आसाम में रेंगमा घाटी कहाँ? आसाम में। जी हाँ, रेंगमा आसाम में है। उसी रेंगमा के जस्ट बगल में दिखेगा मिकिर दिखेगा। मैं वादा है आपसे कि जैसे आज मैं बोल रहा हूं ना, वैसे इंडिया का बिना किसी शहर का नाम लिए आपको हर एक चीज बता देना है। फिजियोग्राफी में एक ही शर्त रहता है कि किसी शहर का नाम नहीं लेना है, किसी गांव का नाम नहीं लेना है, नहीं तो फिर फिजियोग्राफी का मतलब क्या है? उसमें कनेक्टिविटी करनी है किससे? नदी से, पर्वतों से, उसके स्ट्रक्चर से, एक बेल्ट से, और पूरा इंडिया घूम जाओगे तो ज्यादा आसान होगा। ये सब विद्यार्थी का कमजोर होता है, क्योंकि सब मास्टर को भी नहीं आता है इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन। ये पढ़ने वाला विषय ही नहीं है, इसको तो समझने वाला, थिंकिंग करने वाला विषय है, तब ये बनता है। और ये 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से कितनी सीमाएं, कितनी लंबाइयां, ये सब तो रट लेने की बातें है ना, उसको चंद सेकंड में रट लोगे तो उससे आपका मूल्यांकन। लेकिन मैं भी आपको वो चीजें निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। तो आज एक अध्याय हम लोग शुरू कर लेते हैं, एक अध्याय शुरू कर लेते हैं। अभी हमने जो अध्याय को कंटिन्यू किया था, इंडिया का लोकेशन एंड साइज, एक अध्याय कर लेते हैं। कौन सा? मेजर हेडिंग लगा देना, इंडिया का लोकेशन एंड साइज। लोकेशन एंड साइज जिसमें आपने कुछ बातों को पढ़ा भी है। लोकेशन एंड साइज में ही हमने क्या पढ़ा? लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी पढ़ा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी पढ़ा। साथ ही हमने यह भी पढ़ा है उसी के क्रम में कि साइज क्या है। तो हमने साइज को हर एंगल से देख लिया कि एरिया वाइज हमारा साइज क्या है, पॉपुलेशन वाइज हमारा साइज क्या है। एरिया में भी हमने देख लिया, पॉपुलेशन में भी देख लिया, ठीक है। अब बचा हुआ है हम लोग का स्टेट का, कि स्टेट का भी मामला हम लोग फड़िया लेंगे। लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी अलग होती है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के किस राज्य की आकृति पशु आकृति जैसी है? बताओ। कौन पशु? ये तो माइक माइक अप। समझ रहा है ना? हाँ। हाँ, रुको मैप देख रहा हूँ कि मैप है कि नहीं। हाँ, यहाँ देखो, इसमें से कौन स्टेट की आकृति है जो पशु आकृति जैसी है? अब ये क्वेश्चन है कमीशन का, और यहाँ आपको सोचवाने पर मजबूर करेगा।
कौन सा? एमपी का? हम्म, हाँ देखो, ये उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का। एक पैर इसका, इधर दो पैर और यहाँ दो पैर, और इधर इसका ये घुमैले है। इसको क्या बोलते हैं ये लोग? कि शेर है। अब पता नहीं कौन सा शेर है। देख रहा है यहाँ, ये यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, इसको समझ लेना घर पे जाके। ये देख रहा है झांसी वसी का क्षेत्र देख रहा है यहाँ, पहले ये मध्य प्रदेश में था, आज जायज भी है। ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में? तुम ही लोग बताओ। मध्य प्रदेश में, ये एमपी है, तो किसको दिया जाना चाहिए ये क्षेत्र पतला वाला? मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश को? मध्य प्रदेश को। सीधी बात है सर, कि अगर थोड़ा सा भी यहां से आपकी नैतिकता है तो ऐसे खींचो मध्य प्रदेश को। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत, नाम सुने हो? गोविंद बल्लभ पंत कौन थे भाई? अब मैं सब ज्योग्राफी में सब जोड़ते रहता हूं, इसके लिए मेरे शिकायत मत करना। ऐसा ज्योग्राफी पढ़ा करके पता चलता है हमारे साथ हिस्ट्री जोड़ देता है, तो जोड़ूंगा, क्योंकि आपको यहीं से हमको कुछ अच्छा कराना है ना। और मैं आपका 50 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं, 1/3 खंड को प्री में मेरे जिम्मे है, तो मैं तो जोड़ जोड़ करके ले चलूंगा ना। सुनो, रुको सर। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और हिंदुस्तान के दूसरे गृह मंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री थे और हिंदुस्तान के दूसरे गृह मंत्री बने थे। ये नेहरू जी का जान बचाए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जब साइमन कमीशन का नेहरू जी विरोध कर रहे थे, इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे, तो पुलिस की लाठियां पड़ी, तो वो तो राज परिवार से थे नेहरू जी। अब ये जाकर के ऊपर से सो गए, जैसे लालू जी जेपी जी के ऊपर से सो गए थे छपरा में। कहे थे पुलिस को कि मारो लाठियां, लेकिन जेपी को छोड़ दो। तो लालू जी इतना महान बन गए कि नहीं बन गए? उसी तरह वहां भी गोविंद बल्लभ पंत ऊपर से सो गए, पुलिस को कहा मार डंडा, कितना मारेगा? पुलिसों ने डंडा गिराया। अब बाद में जब प्रधानमंत्री बने, तब गए अपना वो दिन को याद करके कि नेहरू जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पुलिस की लाठियां। वो कहे कि सीधा सीधा बोलो, करना क्या है कि नहीं है? तो कहे मेरे पैर का, मेरे शेर का पैर सर मध्य प्रदेश में फंसा हुआ है, उसको निकलवा दीजिए, इतना ही करना है। कहे कि जाओ निकलवा दिए। और उसी समय इसको जो है बाद में 1957 में जब राज्य पुनर्गठन स्थिति बना था, देखो, तो उसी समय काट करके दे दिया गया किसको? उत्तर प्रदेश को। थोड़ा अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जो तीन ओर से किसी एक देश से घिरल है? त्रिपुरा तीन ओर से किसी एक देश से घिरा हुआ है, तीन ओर से किसी एक देश से घिरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको छोटा छोटा सा होमवर्क दे के रखूं, आप लोग घर से करेंगे। अगर कर देंगे तो 4 चांद लग जाएगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। आए नहीं, 4 ही लगाइए ना, 4 चांद लग गया तो फिर पूछना ही नहीं है। 8 लगा देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, ओवरडोज खतरा है, खतरा है कि नहीं है? हाँ सुनो सुनो, एक काम करो, क्या दिक्कत है मेरे गांडी उधारी? आप लोगों को दिक्कत है क्या है? हम कहती एक देश से घिरल हो तीन ओर से, पूरा बात समझो। एगो एगो सिक्किम में नहीं है मेरे मेरे भाई, इसमें कभी गड़बड़ बोल दिया। लद्दाख भी तीन तरफ से घिरल है, लद्दाख भी तीन तरफ से घिरल है, सिक्किम में तीन तरफ से घिरल है, अरुणाचल प्रदेश भी तीन तरफ से घिरल है। अरुणाचल प्रदेश को देखो तो तीन तरफ से घिरल है कि नहीं घिरल है? देखो वही कैसे घिरल है। पश्चिम बंगाल को देखो, आए उधर 4 को से किसको? अब भूटान कहाँ गए लो बाबू? मेरे कंसेप्ट पर समझ रहा है कैसे आदमी को कह रहा है। अरे जो लकीर खींच देते हैं ना मेरे दोस्त, लकीर खींच देते हैं ना, समझ रहा है? ये लकीरी है ना। और मैंने आपको सब लोगों से निवेदन किया है, आज अगर मेरे बात को मान गए तो फिर याद रहेगा चीजें, कि अभी का जो समय है इसको बहुत मेंस लिख करके खराब मत कर देना, साफ आज से ढूंढ देना। अरे थोड़ा सा ही गड़बड़ मैप है, क्लियरिटी से नहीं आया है, थोड़ा क्लियरिटी से नहीं आया है। यहीं पे सिक्किम है। सिक्किम की आकृति कैसी है? अंगूठा आकृति जैसी। कैसी आकृति है इसकी? अंगूठा आकृति। सब दिमाग में चपका देंगे, नहीं कौन राज्य कैसन आकृति के बनल है, ये भी पूछेगा। है अंगूठा आकृति जैसी है। अंगूठा निकाल दो सिक्किम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो? दांत निकाल दो तो, हाँ अभी नहीं, बाद में बताएंगे कि दांत निकालने से क्या बनेगा, सब आगे बता दें। ये भी चलेगा। हाँ सुनिए, मेरा मेरा होमवर्क छोटा सा आपसे क्या था कि हर दिन आपको कुछ कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग पढ़ के आना। जैसे क्या, अब हमसे पड़ोसी देशों को पढ़ो तो फिर मजा नहीं आएगा रे भाई। आएगा क्या?
अब चिल्लाते हो, चिल्लो हमसे सर भारत का पड़ोसी देश कौन, तो ये पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। इतना काम मेरे लाल लाली तुम लोग खुद से कर दो घर जा करके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौन किताब में नहीं दिया है, सब में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, वही हम भी पढ़ाएंगे। कितनी सीमा है इसकी, कितनी सीमा रेखा है, 3323 किलोमीटर। कितनी सीमा है, 3323 किलोमीटर। कितना सीमा लगता है, 3323 किलोमीटर। किस किस राज्य से लगता है, तो फटाफट एक मैप लेकर के लिख लेना है कि ये गुजरात से, किससे किससे लगता है, गुजरात से सबसे पहले, गुजरात से, दूसरा राजस्थान से, तीसरा पंजाब से, तीसरा पंजाब से, चौथा जेएनके से, चौथा जेएनके से, और पांचवा लद्दाख से। पांचवा किससे लगता है, लद्दाख से, पांचवा लद्दाख से। एक लाइन में याद हो जाएगा, इस टाइप के याद ही कर लेना है आपको। कितनी सीमा है, तो 3323 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है, 3323 किलोमीटर की है। इसको निर्धारित कितने किया था, सर सिरिल, सर सिरिल, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने निर्धारित किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। दिक्कत है, कितना है टोटल, 3332 किलोमीटर। अब ये हमसे इच्छा होगी तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा ये छोटी छोटी चीजें जो है इसको घर से तुम लोग पढ़ लो एकदम। अब इसमें जो भी होगा यही करेंगे हम कि 2 4 5 बार रटवा देंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस। 3323 होगा, 32 नहीं होगा, 3323 होगा, ठीक है, 23। और ये 3488 है, ये किसके साथ, चीन के साथ। चीन के साथ कितना है भाई, 3488 है, 3488 है। चीन के साथ कितना है, 3488 है। चीन के साथ किसका किसका सीमा लगा, तो यहाँ देखो लद्दाख का लगा, और किसका लगा रे भाई, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का है, और किसका है, उत्तराखंड का है, और किसका है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है। 3 को इधर ले आओ, यहाँ कौन सा है, सिक्किम है, और कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहानी खत्म, इतना ही तो है। नेपाल का कितना है, 1651, 1651। बड़ा बात थोड़े, सब याद रहता है। 1651 किलोमीटर की सीमा है। किससे किससे लगता है मेरे दोस्त, तो ये उत्तराखंड से लगता है। किससे लगे, सॉरी, उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। 5 मिनट में खत्म। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, केवल लद्दाख से। किससे लगती है, केवल लद्दाख से। कितने किलोमीटर की, 106। क्या कहते हैं उस सीमा को, डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। डूरंड लाइन को किसने खींचा था, सर डूरंड ने। कब खींचा था, 1893 में, 1993 में, 1993 में, हाँ सॉरी 1893 में, 1893 में, 1893 में। बस डूरंड लाइन को क्लियर हो जाएगा वो, कोई लफड़ा है इसमें, आसान है कि नहीं, आसान है। अब सीधे पकड़ करके आ जाना है कहाँ, पश्चिम बंगाल पर। सीधे पकड़ के कहाँ आना है, वेस्ट बंगाल पर। सीधे पकड़, सॉरी बांग्लादेश पर। सीधे आना है कहाँ पे, बांग्लादेश पर। बांग्लादेश का कितना, हाँ 4096। सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बाउंड्री, लार्जेस्ट बाउंड्री भारत किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। लार्जेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, लार्जेस्ट बाउंड्री किस किस राज्य के साथ, किस किस राज्य के साथ, एक तरफ से याद करते हैं। जो इधर उधर से बोलता है समझते हैं उसको याद नहीं है, एक तरफ से बोलते हैं, क्योंकि क्रम में, क्रम भी बताने के लिए पूछ देता है कि इसका सही क्रम क्या है, इसका सही क्रम क्या है। क्रम बताने के लिए भी आपसे पूछ लेता है, पूछता है कि नहीं पूछता है, दिक्कत है, क्रम बताने के लिए भी पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़े, नहीं सुनो सुनो, अब यहीं से बहुत कमाल की बात और करती है। एक तरफ से अगर पढ़ोगे तो, अगर इधर से पढ़ते हो तो मिजोरम, आगे कौन सा मिलेगा, त्रिपुरा। यहाँ कौन है रे भाई, असम। असम के बाद मेघालय, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। कहानी खत्म। अरे बिहार से सीमा नहीं लगता है बिहार को कहां तक फैलाएगा। और सुनो, एक तरफ से और, इसके जस्ट रिवर्स करके भी पढ़ लेना, दोनों तरफ से पढ़ लेना। एक बार आगे गाड़ी ले जाओ, एक बार पीछे लेकर के आओ, रास्ता एकदम बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी विचार को, कि एक बार लेफ्ट से राइट की ओर जाओ और दूसरा बार राइट टू लेफ्ट आ जाना है। एक बार लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट आना है। दिक्कत है, तो इधर से पढ़ोगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और
मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम का, त्रिपुरा और मिजोरम का, त्रिपुरा और मिजोरम का। ये अभी घुस रहे हैं क्लास में, ऐसे नहीं आना है, टाइम से आना है, नहीं तो ऐसे आना नहीं है ना। मैनेजमेंट से हम बोल दिए हैं कि मेरे क्लास में ना कोई आगे घुसेगा ना कोई पीछे घुसेगा, ठीक है, क्योंकि भाई सब माहौल खराब होता है ना सबका। चलिए थैंक यू, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे शिष्य हो, प्रिय हो, गांडीवधारी हो, तुमसे हमारा अस्तित्व है। ऐसा थोड़े है कि हम इस दुनिया में अवतार लिए हैं। आप लोग अगर चाह के हम प्रिय बन जाएंगे तो मेरा इस अस्तित्व है, नहीं बनेंगे तो कोई हमको पूछता है जी, कोई नहीं पूछता है, इसीलिए घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। और जितना डांटते हैं उतना ही लाड़ प्यार दुलार के भी तो अधिकारी रखते हैं ना, इसलिए सब चलेगा। चलो सुनो, इतनी कॉमन सी बात है, अब इस कॉमन बात में आप मेरा समय मत लेना, मैं जटिल बातों को पढ़ाने के लिए हूं, इसलिए आपको 5 मिनट में हमने इसको घुमा दिया। क्या चाहते हो कि अब कॉपी में लिखवाएं? अब देखो भूटान चलो, कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। कोई भी किताब पढ़ो, 699 किलोमीटर। भूटान के साथ हमारी कितनी सीमा साझा होती है? 699 किलोमीटर की। कौन कौन सा स्टेट साझा करता है भाई? सीधी सी बात है, एक तरफ से पकड़ के, एक तरफ से पकड़ के, फिर गड़बड़ कर दिया तुम लोग। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कहानी खत्म। इतना ही तो पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है ना। आ जाना म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर? 1648। कितना है? 1648। म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर? 1648 किलोमीटर का है। और कैसे साझा कर रहा है भाई? तो सीधे ऊपर से नीचे आ जाना है एक बार। ए राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कहानी खत्म हो गई। दिक्कत है? तो जितने ये हमारे नाइबर्स कंट्री हैं, इन नाइबर्स कंट्री को एक बार बहुत अच्छे से आप लोग याद कर जाना। मैंने टोटल चीजों को समराइज कर दिया, टोटल चीजों को समराइज कर दिया। कल से जो हमारी क्लासेज होगी, वो कल की क्लासेज अब हम लोग फिजियोग्राफिक जो रियल चीज है सीखने का, उसको सीखेंगे कि देखो कैसे पामीर नॉर्थ से ट्रांस हिमालय बने, ट्रांस हिमालय में कौन आए, तियानसांग माउंटेन कैसे बना। जस्ट वहीं पर देखोगे पामीर नॉर्थ से जुड़ करके तो हिंदुकुश, सुलेमान और किरथार, हिंदुकुश, सुलेमान और किरथार कैसे बने। ट्रांस और बृहत हिमालय के बीच में कौन सी संरचना है? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इंडो सांगपो सच्चर जोन। क्या मोबाइल नहीं चलाइए। इंडो सांगपो सच्चर जोन मतलब क्या है इसका? किसको बोलते हैं मेरे भाई? ये इंडो सांगपो सच्चर जोन है क्या? किसको बोलते हैं? अलग करता है? और कुछ सच्चर माने क्या होता है? सच्चर माने सीलल है, क्या कहला है उसको? सीलल है, कपड़ा का सिलाई हुआ है, ये समझो वहां सिलाई हुआ है ऐसे। सिंधु और सांगपो, सांगपो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को क्या किया है यहां पर? सिलाई के लिए है। कहले कि नहीं कहले है? किसके साथ रे भाई? तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के साथ, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के साथ। वही तो एकदम सिलाई वाला क्षेत्र मिलेगा आपको, मिलता है कि नहीं? फिर आकर के एमसीटी मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लास को यहां अटैक करना है जो किताबों में आपको जटिलताओं से भरा हुआ है, ठीक है। तो कल के लिए होमवर्क आपको बस बहुत छोटा सा होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है? कि कल आप अद्भुत तरीके से भारत का नाइबर्स को पढ़ के आइएगा। पढ़ के नहीं, पढ़ा तो हमने दिया ही, याद करके आइएगा कि जब एक बार हम बोले तो इतना आवाज हो जाए कि अगल बगल में भी पता चल जाए कि क्लास चल रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ। नहीं, चाइना का कब्जा मेरे भाई यहाँ है, ऑक्साई चीन यहाँ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ देखोगे तो ये क्षेत्र भी बलूचिस्तान के पास पाकिस्तानवा सब बेच दिया, ये भी हम ही लोगों का है, ये भी सब उसी को दिया हुआ है। सीमा जो यहाँ है ये पीओके का अंश है। इसको क्या बोलते हैं कि सर ये पीओके का अंश है, पाक ओक्युपाइड कश्मीर में है, पाक ओक्युपाइड कश्मीर में है। क्योंकि सीमा लगता कहाँ पर है? यहीं पर ये सीमा लगा है। ये पाक जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाक अधिक, अब सुनो
अब यहाँ एक बार और देख लो कि ये पाक अधिकृत कश्मीर कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये क्षेत्र, ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और यहाँ क्या है, ऑक्साई चीन है, यहीं पर ऑक्साई चीन है। देखो इधर से पाकिस्तान छेकले है और यहाँ से चाइना छेकले है। ये पाकिस्तान है और यहाँ चाइना है। ये 1948 में ले लिया और इसने 1962 में ऑक्साई चीन के नाम से, 1962 में ऑक्साई चीन के नाम से। मन तो मेरा भड़कता है कि दोनों को भड़का दिया जाए। हाँ निश्चित रूप से भाई। देखो आज जो है गांव में एक बित्ता जमीन के लिए लाश गिर जाता है, तुम मेरा चेक करके बैठा है, हम लोग देखते रहेंगे। ये एकदम नहीं, समय का इंतजार है। उसका पीओके भी लिया आएगा, इसका ऑक्साई चीन भी लेंगे, ऑक्साई चीन भी लेंगे। कुछ दिन पहले देखा है ना, अरुणाचल प्रदेश पर फिर विवादित बयान आया है। अभी चाइना तुरंत भकभकीले था कि सर अरुणाचल प्रदेश को हम नहीं मानते हैं इंडिया का हिस्सा। तो इस पर भी बातें आपसे होगी, ठीक है। और 11th क्लास का ज्योग्राफी एक बार पढ़ के आना है ताकि फिजियोग्राफिक रीजन पर कल से काम हो। और किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई सा भी मन में सवाल हो तो आप हमसे पूछ लेना। कोई सा भी मन में सवाल हो तो आप पूछने के लिए अधिकृत हो। दिक्कत है किसी को नहीं है? सवाल नहीं पूछना भी मुर्दों की निशानी है। जिंदे लोग तो पूछते ही रहते हैं, और सवाल नहीं पूछने से भी हम लोग समझ जाते हैं कि लड़का कम पढ़ रहा है। क्योंकि लड़का कम क्यों पढ़ रहा है रे भाई? अगर पढ़ रहा होता मन से तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता। अब कितना छोटा बात पूछते हो, बड़ा पूछते हो, ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि वाकई में तुम पूछ पाते हो कि नहीं पूछ पाते हो। ठीक है कि नहीं? क्या मिलेगा? अरे डांट देंगे तो हम तुम्हारे टीचर्स हैं, हम ही दुलार भी करेंगे आपको, हम ही प्रेम भी करेंगे आपको, तो मेरे डांट के क्या मतलब है? तो पूछो, खूब जी भर के पूछो, ठीक है। और प्री को टारगेट करना है, एक एक लोगों का प्री निकलना चाहिए। निश्चित रूप से 30 सितंबर एक डेडलाइन प्री निकलना चाहिए। कैसे निकलना है, कुछ मंत्र आपको मिला है, बाकी फिर कल से काम करेंगे। थैंक यू।